गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो तमाम जो हमसे जुड़े हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और क्या कहते हैं, कैसे हैं? ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ऐसे लिखा है संजय गुप्त जी ने, जो आज हमारे सामने जो विषय है वो है सुधार के बड़े कदम उठाने का समय। तो आपको पता है कोरोना की वजह से जो हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो एक आर्थिक विपत्ति आई है, ये मात्र हमारे देश की बात नहीं है, सारे देशों में आई है। पर सारे देशों ने कोई ना कोई नई पॉलिसी के तहत वहाँ पे नई इकॉनमी इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी स्थिति दोस्तों कोरोना को लेकर बरकरार है, पर नियंत्रण में है, यह मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से एक सर्वव्यापी तमाम लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों अब चलते हैं, जिस प्रकार से बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। पर उस बैठक का जो उद्देश्य होना था दोस्तों, वो अपने मार्ग से भटक कर उन तमाम जगहों पे जाकर सिमट गई जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए। ऐसे चीज़ों का संसद में विरोध प्रदर्शन चल रहा था जो नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ किसान आंदोलन को लेकर एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए, पर यह भी नहीं होना चाहिए कि उस किसान बैठक को लेकर बाद में सारी चीज़ें गर्त में चली जाएं और जो अन्य सारी चीज़ें हैं हमारे सामने जो उस पर चर्चा न किया जाए। बजट को लेकर जिस प्रकार से लोगों ने निराशा दिखाया और लोग अपनी बातें कहने के बजाय, बजट से संबंधित बातें कहने के बजाय लोग किसानों को सीए, एनआरसी, देश में अराजकता, ऐसे सवालों को उठाएं, जिस वजह से मैं मानता हूं कि इसमें देश के जो लोग हैं, जो हम जैसे लोग नागरिक हैं, देश के तमाम उन नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहे आर्थिक देखें, चाहे राजनीतिक देखें, सामाजिक देखें, तो इस चीज़ को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 1 फरवरी को आ रहा है। इस बजट की ओर लोगों की निगाहें इसलिए अधिक हैं क्योंकि यह तब आ रहा है जब भारत महामारी कोविड-19 से निपटने में लगा हुआ है। इस महामारी के चलते भारत में करीब 4 महीने लॉकडाउन रहा। एक चीज़ आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूँ, कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में या फिर जिस माध्यम से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जीएस स्टडी 94 के नाम से टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ अपने विचारों को आप स्वतंत्रतापूर्वक रख सकते हैं। और उसके बाद यदि आपके विचार अच्छे लगेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी बातें बताऊंगा कि फला ने ये बातें अपनी रखी। और चलते हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्रियों को उम्मीद था कि इसमें तेजी उछाल आएगी, वैसा ही हो रहा है। उम्मीद है बजट में उस नुकसान की भरपाई के विशेष प्रावधान किए जाएंगे जो कोरोना काल में हुआ। सरकार को यह देखना होगा कि उसका घाटा भी नियंत्रित रहे और सामाजिक योजनाओं के लिए धन की कमी भी न हो। अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स की दरें असामान्य रूप से नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ऊंची टैक्स दरें काली कमाई को बढ़ावा देती हैं। बेहतर होगा कि सरकार कोविड काल में हुए घाटे को यथासंभव वहन करे और ज़्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने पर दें। यह अच्छा है कि आर्थिक सर्वे में खर्च बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह अपना हाथ उन तमाम उद्योगों से खींचे जिन्हें वह अभी भी चला रही है। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के दौर में इसका औचित्य नहीं कि सरकार खुद उद्योग चलाए। आपको पता है दोस्तों, हमारे पूरी दुनिया में हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए, और ये बहुत बड़ी आबादी है दोस्तों। तो ऐसे में उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके एक बजट पेश करना चाहिए जिससे तमाम भारत के जो नागरिक हैं उनको लाभ मिले। यदि आप देखिए जो पर्सनल इनकम पे या अन्य चीज़ों पे जो सरकार कर लेती है, वो अगर हाई कर दिया जाए तो उसमें उसके बाद जानते क्या होता है, काला धन को रखने की जो प्रक्रिया होती है सब लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो अस्पष्टता है। उसका काम तो उद्योगों के संचालन के तौर तरीके तय करने और
उनकी निगरानी तक सीमित रहना चाहिए। चल रहा है वीडियो, वेट वेट, चल रहा है। यह विडंबना है कि एक के बाद एक सरकारें विनिवेश की बात तो करती रहीं, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों से हाथ खींचने से बचती भी रहीं। इसी का नतीजा है कि सरकार एयर इंडिया जैसे उपक्रम चला रही है। इस तरह अन्य अनेक उपक्रम केंद्र या राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। आम बजट ऐसे समय आ रहा है जब कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आम किसानों को इन कानूनों से कोई परेशानी नहीं, मगर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। इसी कारण गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जगह जगह जो उपद्रव हुआ और यहाँ तक कि लाल किले पर भी उत्पात मचाया गया, उसके कारण किसान आंदोलन बहुत बदनाम हुआ। आपको बता दें, जो आज किसान आंदोलन का जो उद्देश्य है दोस्तों, उस समस्या का समाधान मात्र वैचारिक माध्यम से हो सकता है, न कि हिंसा। ये नहीं कि आप तलवार उठा लें, लाठी गोजी डंडे उठा लें। उसके माध्यम से यदि आप चाहते हैं कि सरकार से आप वार्ता करेंगे तो पूरी तरह से गलत है। इसका कोई भी भारतीय जो है समर्थन नहीं करेगा, विरोधी करेगा, क्योंकि हमारे देश की सरकारें हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो इसके लिए एक मंच निर्धारित करना चाहिए बात करने का, जो प्रॉपर तरीके से जो जो समस्याएं हैं अपना अपना समस्या रखें। उसके बाद देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। अन्यथा दोस्तों स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। यदि बजट लेट इम्प्लीमेंट होगा या फिर उसमें हुड़दंगई होगा संसद में, तो उससे आम जनजीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इस बात को स्पष्टता और गंभीरता से समझने का प्रयास करें। हम इसलिए उनको संसद या विधानसभा में नहीं भेजे हैं कि वो अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो है हित साधें, व्यक्तिगत बातें आप वहाँ रखें। देश में और भी तमाम विकराल समस्याएं हैं, उस समस्या को आप संसद या विधानसभा के पटल पर रखें प्रमुखता से, तब जाकर हर भारतीय का अधिकारों का रक्षा होगा। बदनामी के बाद भी वे अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं कि वे कृषि कानूनों को लेकर खुद भी भ्रमित हैं और किसानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में कृषि ने देश को बड़ा सहारा दिया, इसलिए यह ठीक ही है कि आर्थिक सर्वे में कृषि और किसानों के लिए खास उपाय करने के संकेत दिए गए हैं। सरकार को बजट में ऐसे उपाय करके राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि अफवाह आधारित किसान आंदोलन की धार कुंद हो। आपने देखा होगा दोस्तों, वो अपनी पृष्ठभूमि से जो उसका उद्देश्य था, जो मार्ग था, किसान आंदोलन पूरी तरह से भटक गया। या फिर कहीं कुछ अराजक तत्वों ने किसान आंदोलन के मंचों का इस्तेमाल करके उसे उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए स्थिति बहुत ही विकराल हो गई दिल्ली के अंदर। इसलिए बहुत से भारतीय जो कि निंदा कर रहे हैं इस आंदोलन का, क्योंकि हर भारतीय यदि इसी प्रकार से आंदोलन करने लगे तो देश में फिर बचेगा क्या। हिंसा के बदले हिंसा ही जन्म लेती है। और जिस सादगी और संयम का परिचय दिया दिल्ली पुलिस ने, उसकी हमें कद्र करनी चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। मैं बता दूं आपको, एक हैं कई ऐसे तमाम तरह के चैनल हैं, मैं देश विरोधी तो नहीं कहूँगा, पर वो कह रहे थे कि देखिए किस प्रकार से पुलिस वाले डंडे से पीट रहे हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि पुलिस वालों को किस तरह से तलवारों से पीटा जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। ये बातें भी आप प्रमुखता से रख सकते थे। और जब किसी भी चैनल के माध्यम से आप एक तरफा बात करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका प्रेस्टीज है, जो सम्मान है, जो आपकी निष्पक्षता, उस पर सवाल उठेंगे। उसके बाद आप जो मेन स्ट्रीम होती है, मुख्य धारा की जो मीडिया होती है, आप उससे बाहर हो जाएंगे। कोई भी हो, सही जानकारी जब तक आप देश के नागरिकों को नहीं देंगे तब तक आपकी जो प्रेस्टीज है वो नहीं बनेगी। कृषि के अलावा दो और क्षेत्र हैं जो इस समय विशेष मांग कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य हमारे देश में बहुत ही महंगा हो चुका है। इंसान बीमार होता है, मैं बता दूं, नॉर्मल जब डिलीवरी होती है हमारे यहाँ, उपचार जब होता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी कर दिया जाएगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये हमें मिलेगा, तो ऐसे में हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे, कैसे उसका खर्चा निकलेगा। ऐसे में क्या करते हैं, छोटा सा सर्जरी या बड़ा सर्जरी मार देते हैं। उसके बाद 25-30 हज़ार, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो 2 लाख 2.5 लाख भी पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। एक गरीब व्यक्ति आज यह सोचता है कि बच्चा पैदा कैसे करे। इस वजह से दोस्तों कंप्लीट स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से बच्चा और जच्चा दोनों समस्या में आ जाते हैं। कभी कभार दोनों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा, यदि हम शिक्षा की बात करें तो मित्रों, आपने देखा है शिक्षा आज इतनी महंगी हो चुकी है कि मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार अपने बच्चे को डॉक्टरी नहीं करा सकता, इंजीनियरिंग नहीं करा सकता, क्योंकि सरकारी फीस कुछ और है, या फिर शासन को जो फीस दिया जाता है, जो यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, उनका फीस कुछ और है। और ये जो विद्यालय चला रहे हैं ठेकेदार, उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है।
वहाँ अगर 7,000 फीस है तो ये लेंगे 70,000, 7,000 उनको देंगे, बल्कि बाकी 70,000 वो भी ले लेंगे। उसके बाद जो उनका स्कॉलरशिप आता है वो भी पैसा नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। आंदोलन तो मैं मानता हूँ इस पर भी होना चाहिए। महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या में कमी देखी। एक चीज़ आप बताइए, एक मंदिर के निर्माण में जितना पैसा खर्च हो रहा है हमारे देश में, या मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ, यदि आप एक चीज़ सोचें, कोविड-19 में जितने भी गुरुद्वारे थे, चर्च थे, मंदिर थे, मस्जिद थे, सारे धार्मिक स्थलों पर ताला लगा हुआ था, और जितने भी हॉस्पिटल थे, रिसर्च सेंटर थे, सारे खुले थे। तो हमारे देश को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किन चीज़ों की है बताइए आप समझदार हैं तो ज़रूर बताएंगे। अब जब महामारियां आते रहने का अंदेशा बढ़ गया है, तब स्वास्थ्य संबंधी ढांचे की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे में यह भी कहता है कि स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर भी खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना काल में पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हुआ। छात्रों को जिस तरह घर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी वह उनके लिए अप्रत्याशित अनुभव रहा। पढ़ाई वही जो कक्षा में जाकर की जाए, लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के प्रयोग ने यह संभावना बढ़ा दी है कि बड़ी संख्या में छात्रों को इसी तरह शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वैसे सरकार ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचा रही है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा संतोषजनक नहीं है। सरकारें तमाम तरह के प्रयास कर ले या फिर अपनी बढ़ाई कर ले कि हमने उन दूरस्थ स्थानों पर भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा दी है जहां पर बिजली नहीं हुआ करती थी एक समय में, जहां पे लोग जानते नहीं थे कि सोशल मीडिया होता है क्या, टेक्नोलॉजी क्या होता है। पर दोस्तों, आज भी मैं बता दूं, संतोषजनक स्थिति नहीं है। गाँव में नेटवर्क नहीं मिलता तो कभी नेटवर्क छोड़ देता है, या फिर कहें कि बिजली विभाग की तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे परिवार भी आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी बिजली इस्तेमाल नहीं किया, मात्र मीटर लगा के लोग चले गए हैं, बिजली पहुंची नहीं है, उनका भी 15, 10,000, 13,000, 20,000, 1 लाख तक का आ गया है। तो ये क्या है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब व्यवस्था ही है। सरकार को इंटरनेट ढांचे को और व्यापक करना चाहिए ताकि डिजिटल इंडिया मुहिम को बल मिले। यह सही कि नई शिक्षा नीति पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह लागू करने के लिए अच्छे खासे बजट की आवश्यकता है। देखना है कि बजट में इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है। इस समय अर्थव्यवस्था शहरों से चल रही है, लेकिन उनका आधारभूत ढांचा लगातार चरमराता जा रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी योजना के जरिए शहरों के आधारभूत ढांचे को ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्हें अनियोजित विकास से बचाना आसान नहीं। मेट्रो सेवा शुरू करने या ओवरब्रिज बनाने से इस समस्या का निवारण नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर जगह भ्रष्टाचार है, धांधली मची हुई है, अफसरशाही नौकरशाही जो है लूट रहे हैं। एक पुल के निर्माण में देखते हैं कि कुछ ही दिन बाद वो ढह जा रही है। मुंबई में से तमाम, दिल्ली में से तमाम इमारतें मिलेंगी जो 1-1.5 साल में गिर जा रही हैं, ब्रिज गिर जा रहे हैं, और बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े कैजुअलिटी हो जा रहे हैं। बाद में सरकार क्या उन्हें कंपनसेशन मुआवजा दे देती है। तो ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। तो हमें मोदी सरकार से बहुत बड़ी अपेक्षा थी, जब ये आएंगे, भाजपा सरकार आएगी तो देश में भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा चैन चल रहा है उस पर लगाम लगेगी। पर दोस्तों, संतोषजनक ही है। शहरों को बेहतर बनाने के लिए बड़े बजट के साथ ही राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिकों के सहयोग की भी आवश्यकता है। बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके यह साफ कर दिया कि वे सरकार को सहयोग नहीं देंगे। अब ये बताइए, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा तो उनका बहिष्कार किया जा रहा है पुरजोर तरीके से। कहा जा रहा है कि नहीं, आम बजट के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम इस सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं। चूँकि पहले का जो मुद्दा है, जो कृषि कानून बना है गया है, किसानों की सुनिए, वो एक तरह से जो विपक्ष दोस्तों या फिर जो देश विरोधी कृत्यों में लगे हुए हैं भारत जैसे देश के लिए, वो चाह रहे हैं कि देश पूरी तरह से अस्थिर हो जाए, यही स्थिति रहे। हमारा जो शत्रु देश है या शत्रु जो हमारे भारत के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो हमारे शत्रु देश से भी दोस्तों खतरनाक हैं। वे सरकार को सहयोग नहीं देंगे। विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताकर उद्यमशीलता पर जानबूझकर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस का मुक्त बाजार विरोधी रवैया यही बताता है कि वह वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त हो रही हैं। वह पहले भी इसी रवैये से ग्रस्त रही और इसी कारण देश वैसी तरक्की नहीं कर सका जैसी अन्य देश कर गए। यह तो गनीमत रही कि जिस वक्त नरसिंह राव सरकार ने अर्थव्यवस्था खोलने का काम किया, उस समय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास नहीं था, अन्यथा देश की और दुर्दशा होती। कांग्रेस
कि देखा देखी अन्य विपक्षी दलों पर भी वामपंथी अतिवाद हावी हो रहा है। वे मुक्त अर्थव्यवस्था के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाकर यह संदेश दे रहे हैं कि लोगों को खुशहाली सिर्फ सरकार दे सकती है। लोक लुभावना सोच उद्यमशीलता पर सीधी चोट है। विपक्ष के दुष्प्रचार और दबाव में आकर मोदी सरकार को बड़े सुधारों से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि सरकार विपक्ष की ओर से बनाए जा रहे नकारात्मक माहौल की अनदेखी कर सुधारों की ओर बढ़े और यह ध्यान रखे कि सुधार तभी कारगर होंगे जब उन्हें लेकर जनता के बीच व्यापक चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के मामले में यह काम किसानों के बीच किया जाना चाहिए था। कोई भी बड़ा बदलाव कुछ समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन आम जनता तकलीफ सहने को भी तैयार होगी जब बड़े सुधारों के मामले में सरकार उसे भरोसे में लेगी। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप देख सकते हैं और आप मतलब स्वाभाविक रूप से अपने स्वतंत्र विचार रखें, उसकी हम कद्र करेंगे। और आपके पास भी जो तर्क वितर्क है, जो हो रहा है इस समय देश में, ज़रूर एक लिखने का प्रयास करें। इससे आपका जो मन है हल्का होगा, आपके शब्दकोश बढ़ेंगे, दिमाग एक्सपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।